बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटजन के चैप्टर 40 की पार्ट 1 की वीडियो को। इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन की फार्माकोलॉजी डिस्कस हुई है। अब पार्ट 1 की वीडियो में हम लोग एक तो इस चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में कौन कौन से गोनेडल हार्मोन्स हैं और इस चैप्टर में मेनली कौन कौन से ड्रग्स को डिस्कस करना है, ये बातें हम लोग इधर देख लेंगे ओवरव्यू में। उसके बाद एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरॉन्स, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनके क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ एजेस में इनके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, फिर इनकी क्या टॉक्सिसिटीज़ हैं, इनके क्या फार्माकोलॉजिकल यूजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ओके बाद तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोनेडल हार्मोन्स में मेल गोनेडल हार्मोन्स और फीमेल आ गए। अब फीमेल गोनेडल हार्मोन्स ओवरी से रिलीज हो रहे हैं, जिसमें आता है आपके पास एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेंस। और इसी तरह जो मेल गोनेडल हार्मोन्स हैं वो टेस्टिस से रिलीज हो रहे हैं, जिसमें हमारे पास आता है चीफली टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो मेनली यही हार्मोन है हमारे पास। अब वो कह रहे हैं कि ये जो हार्मोन्स हैं इनके मुख्तलिफ यूजेस हैं। ये जिस तरह फीमेल हार्मोन्स जो हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज़ हो रहे होते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ में यूज़ हो रहे होते हैं। तो हमने इनको सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस कर लिया है, यानी एक तो ये गोनेड से फॉर्म हो रही हैं, उसके अलावा हमने सिंथेटिकली भी इनको प्रोड्यूस कर लिया है। वैसे एक और बात मैं आपको बताऊं, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ऑल्दो ये जो एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, इनका मेन सोर्स गोनेड्स ही हैं, लेकिन इन स्मॉलर क्वांटिटीज़ ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज़ हो रहे हैं। और फिर हम फर्दर देखते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो और भी स्ट्रक्चर से रिलीज होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे जो एक एम्ब्रियो होता है वो जब इम्प्लांट होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एंडोमेट्रियल वॉल है, वो इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट होता है, इर्द गिर्द वाली लेयर को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अंदर होती है साइरोट्रोफोब्लास्ट और फिर बाहर होती है सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट। तो ये सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट भी प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ कर रहा होता है। इसी तरह से ओवरीज जब कन्वर्ट होती हैं इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, वो भी प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ कर रहा होता है। तो ये आपके पास काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं। अच्छा, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, एड्रीनल ग्लैंड के अंदर ना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी एक मेल हार्मोन ही है जो कि मेल हेयर और ये सारी चीज़ें करवाता है, जेनेटिक डेवलपमेंट भी करवाता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन कैन ऑल्सो भी कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन्स, जो कि फीमेल हार्मोन है, और ये कन्वर्ट जो होता है विद द हेल्प ऑफ एरोमेटेज, इसको हम एरोमेटाइजेशन भी कहते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन कैन ऑल्सो भी कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन्स। तो ये चीज़ें भी आपके पास चल रही होती हैं आपकी बॉडी में। ये जो एक्शन है ये पेरिफेरली हो रहे होते हैं और फिर इसके हम मुख्तलिफ जगह पे इफेक्ट्स देखेंगे। अच्छा, ओवरऑल मैं आपको कम बताता हूँ, ये जो है ना टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इस तरह जो भी मेल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन्स हैं उनके लिए एक जनरलाइज टर्म होती है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन्स। सही होगी बात। तो वैसे भी कई दफ़ा कहते हैं एस्ट्रोजन के एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स। तो एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स का मतलब होता है वो इफेक्ट जिसमें मेल करैक्टरिस्टिक प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फेशियल हेयर हो गया, या वॉइस का चेंज होना हो गया, या मसल मास ज़्यादा हो गया, ये सारी चीज़ें एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स कहलाते हैं। ओके बातें। अच्छा जी, अब उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जी इस चैप्टर में हमने और भी ड्रग्स पढ़ने हैं, हमने एंटागोनिस्ट भी पढ़ने हैं, यानी ऐसे ड्रग्स जो कि एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स को रोकते हैं, ऐसे ड्रग्स जो कि प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट्स को रोकते हैं, और फिर कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जो कि एस्ट्रोजन के कुछ इफेक्ट्स को रोकते हैं, कुछ इफेक्ट्स को बढ़ा देते हैं। समझे बात को। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल से देखेंगे इस चीज़ को। तो उनको हम नाम देते हैं सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, SERMs। सबके पास SERM। तो ये ऐसे हैं जो कि अब एस्ट्रोजन जारी बात है मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रही है ना, यूट्रस पे भी काम कर रही है, ब्रेस्ट पे भी काम कर रही है, मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रही है। तो एस्ट्रोजन के कुछ कामों को ये स्टिमुलेट करेगा और कुछ कामों को ये इनहिबिट करेगा। ऑलराइट जी। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो आपको पता है ना बॉडी बिल्डर्स हैं, ये भी जो कहते हैं ना स्टेरॉयड लेके बॉडी बनाई हुई है, तो वो बेसिकली एंड्रोजेनिक हार्मोन होते हैं, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन से सिमिलर हार्मोन्स होते हैं। तो उनके एनाबॉलिक इफेक्ट्स होते हैं। एनाबॉलिक इफेक्ट्स का मतलब क्या है? मसल मास इंक्रीज करना, बोन डेंसिटी, साइज, वेट, ये वो चीज़ें बढ़ाने वाले। ओके बात। तो टेस्टोस्टेरोन के दोनों तरह के काम है, एनाबॉलिक इफेक्ट्स भी हैं और सेक्स रिलेटेड इफेक्ट्स भी होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। और फिर इसी तरह एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि जब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया हो या प्रोस्टेट के कोई भी मसले हों तो हम चाहते हैं यार टेस्टोस्टेरोन के लेवल को थोड़ा कम करो, क्योंकि ताकि प्रोस्टेट का ये जो कैंसर वगैरह ये ट्रीट हो सके। तो ये तो एक बेसिक सा ओवरव्यू हो गया। हमने प्रोजेस्टेंस भी देखने हैं और फिर एंटी प्रोजेस्टेंस भी देखने हैं, इसी तरह एस्ट्रोजन्स भी देखने हैं और फिर एंटी एस्ट्रोजन्स भी देखने हैं, और वेरी सिमिलरली एंड्रोजन्स भी देखेंगे जिसमें टेस्टोस्टेरोन आता है मेनली, और फिर एंटी एंड्रोजन्स भी देखेंगे जो कि 4 क्लासेस आ रही है, ये हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। फिलहाल हमने ओवेरियन हार्मोन्स को डिस्कस करना है, तो स्टार्ट करते हैं जाने वाली। तो सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि प्राइमरी सोर्स गोनेडल हार्मोन्स का फीमेल्स के अंदर क्या है? ओवरीज। ठीक हो की बात। अब चाइल्ड बेयरिंग एज के अंदर, यानी कि प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक, ऑलमोस्ट 12 ईयर्स की एज से लेके 51 ईयर्स की एज तक, इस सारे टाइम में तो एक पर्टिकुलर साइकिल चल रहा होता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सही से रिलीज़ कर रहा हो। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी कि जो हमारे पास गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं, ये बेसिकली ओवरीज के साइकिल को रेगुलेट कर रहे होते हैं।
अब ओवरीज का क्या साइकिल चल रहा होता है, आपको पता है ओवरीज के अंदर एक फॉलिकल्स वगैरह होते हैं, ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये मेच्योर होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, जब फॉलिकल मेच्योर हो रहा होता है, अब ये बेसिकली ना मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक बेसिक ओवरव्यू है। तो जब फॉलिकल मेच्योर हो रहा होता है इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इसके अंदर मेनली ओवरीज एस्ट्रोजन्स को रिलीज़ कर रही होती हैं, ठीक, एस्ट्रोजन्स को रिलीज़ कर रही होती है, करते करते फिर ओव्यूलेशन हो जाती है। ओव्यूलेशन क्यों होती है? LH सर्ज की वजह से, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा LH को रिलीज़ करता है, तब ओव्यूलेशन होती है। अब ये भी बेसिकली एक एस्ट्रोजन का इफेक्ट है, सही। तो अभी इसी पार्ट में थोड़ा सा आगे भी हम लोग एस्ट्रोजन के इफेक्ट पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको एक इफेक्ट यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि LH सर्ज में भी एस्ट्रोजन का रोल होता है, क्योंकि आमतौर पे एस्ट्रोजन एक नेगेटिव फीडबैक रख रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है? जब एस्ट्रोजन बॉडी में ज़्यादा होता है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से कहता है यार एस्ट्रोजन काफ़ी हुआ है, प्लीज़ LH और FSH थोड़ा कम बनाओ, ठीक। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा करिश्मा होता है कि एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक शुरू होता है। एस्ट्रोजन कहता है मैं ज़्यादा हुआ हूँ, लेकिन तुम LH बनाई जो। तो इस पॉजिटिव फीडबैक की वजह से बहुत ज़्यादा LH हो जाता है, इसको हम कहते हैं LH सर्ज, ठीक है। इस LH सर्ज में जो ओवरी होती है वो मतलब रिलीज़ कर देती है एग को, इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन के बाद जो ओवरी का स्ट्रक्चर बच जाता है उसको हम नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन बहुत रिलीज़ करता है, जो कि आप ब्लू कलर की कर्व से देख सकते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरह से ओवरीज जो होती हैं दे आर द मेन सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन्स। किसी वक्त में एस्ट्रोजन ज़्यादा रिलीज़ कर रहे होते हैं, किसी वक्त में प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा रिलीज़ कर रहे होते हैं। और फिर प्रेगनेंसी में आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्लेसेंटा से भी आ रहा होता है। तो ये जो साइकिल था वो डिस्कस कर लिया। अच्छा, एस्ट्रोजन हो या प्रोजेस्टेरॉन हो, क्योंकि ये स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन परमिएबल हैं, इसलिए इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होता है। इवन टेस्टोस्टेरोन का भी इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये सेल के अंदर जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। अब ये मिसाल के तौर पर आपके पास सेल है और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये एस्ट्रोजन हो या प्रोजेस्टेरॉन हो, ये आपके सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। यहाँ पे मिसाल के तौर पे अब ब्लैक पॉइंटर से बनाता हूँ एक रिसेप्टर, ये आ गया आपके पास रिसेप्टर। इस रिसेप्टर के ऊपर आके ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लगेंगे। और अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर देते हैं स्टेरॉयड, ठीक है। अब ये जाएगा न्यूक्लियस के अंदर और वहाँ पे जाकर ये DNA का जो चीज़ें हैं उसको चेंज करके अपने इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपके पास न्यूक्लियस के अंदर एक्शन कर रहे हैं। एक्शन कहाँ पे कर रहे हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस। रिसेप्टर कहाँ पे है? साइटोसोलिक, इंट्रासाइटोसोलिक, साइटोसोल में है। ओके बात। तो ये थोड़ा बहुत हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया। अब जनाबी वाली एस्ट्रोजन्स के बारे में ख़ास तौर पर बात पढ़ते हैं। एस्ट्रोजन्स मेजर ओवेरियन एस्ट्रोजन कौन सा है जी? एस्ट्राडायोल। अब एस्ट्रोजन्स एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। हमारे पास एक से ज़्यादा एस्ट्रोजन्स की किस्में मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा जिसकी पोटेंसी होती है, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है उसका नाम है एस्ट्राडायोल, ठीक है। अभी यहाँ मिनीगेट उन्होंने बाकी नाम नहीं इस तरह डिस्कस किए हुए, मैं आपको बताता हूँ। एक और होता है यानी कि एस्ट्राडायोल से कम इफेक्टिव होता है एस्ट्रोन, और एस्ट्रोन से भी कम इफेक्ट होता है एस्ट्रायोल। सही के बाद एस्ट्राडायोल सबसे ज़्यादा, फिर एस्ट्रोन, फिर एस्ट्रायोल। और ये कुछ ना कुछ हद तक इंटर कन्वर्टेबल भी होते हैं। ये एस्ट्राडायोल इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं और ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। सही होगी बात? अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं एस्ट्राडायोल जो है इसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी बहुत थोड़ी होती है, यानी अगर आप इसको किसी गोली के थ्रू खाएंगे तो ब्लड के अंदर ये बहुत थोड़ा एब्जॉर्ब हो पाता है। तो उसकी वजह से ओरल यूज़ में अवेलेबल तो है, माइक्रोनाइज्ड फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाती हैं, ठीक होगी बात। उसके अलावा और कौन कौन से रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं एस्ट्रोजन्स के? इसके ट्रांसडर्मल पैच हो सकते हैं, स्किन पे पैच लगाते हैं, वो काफ़ी सालों तक लगा रहता है। इसकी वेजाइनल क्रीम्स हो सकती हैं और इसके इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस भी हो सकते हैं। इंजेक्शंस में हम लोग कुछ ऐसे लॉन्ग एक्टिंग एस्टर्स यूज़ कर लेते हैं कि वो काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट होते रहते हैं और जो हमारा काम है वो काफ़ी लॉन्ग एक्टिंग चलता रहता है। ओके बाद अब वो कह रहे हैं जनाबे वाली इसके मुख्तलिफ सोर्सेज भी होते हैं एस्ट्रोजन्स के, जिस तरह मिसाल के तौर पे इसके कुछ बायोलॉजिक सोर्सेज हैं कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन्स के। फॉर एग्जांपल प्रीमैरिन, ठीक है। प्रीमैरिन को हम यूज़ कर रहे हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अच्छा, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है? देखो, जब फीमेल्स 50 ईयर्स की एज के पास जाती है ना तो मेनोपॉज होना शुरू होता है, और मेनोपॉज की वजह से जो बॉडी की अपनी प्रोडक्शन है एस्ट्रोजन्स की वो कम होना शुरू होती है। अब जब बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन कम होना शुरू होती है तो उससे कुछ इफेक्ट्स आते हैं, जैसा कि हॉट फ्लशिंग वगैरह होना शुरू होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होना शुरू होता है। तो वो कुछ औरतों के लिए प्रॉब्लम्स होता है, मूड स्विंग्स होना शुरू होते हैं, ये कुछ इशूज़ आते हैं। तो हम कहते हैं कि यार अगर बॉडी ने हार्मोन बनाना छोड़ दिया है तो हम गोलियों के ज़रिए हार्मोन देना शुरू कर देते हैं, पिल्स देना शुरू कर देते हैं हार्मोन्स की। तो इसको कहते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, कि बॉडी ने बनाना छोड़ दिया, खैर है, हम रिप्लेस कर देते हैं।
तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम लोग इस तरह के प्रीमेरन टाइप कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजेंस को यूज़ करते हैं, और फिर कुछ हमारे पास सिंथेटिक एस्ट्रोजेंस भी होते हैं जिनकी बड़ी अच्छी बायो अवेलेबिलिटी होती है, जैसा कि एथेनाइल एस्ट्राडायोल हो गया या मेस्ट्रानोल हो गया। ठीक है, इनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पे हम पूरी पार्ट 2 की वीडियो करेंगे, इंशाल्लाह उसको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं एस्ट्रोजेंस के इफेक्ट्स पे। ये जो इफेक्ट्स वाली चीज़ है ना, ये मेनली फार्माकोलॉजी में तो बहुत इंपॉर्टेंट शायद ना हो, लेकिन ये आपको पता होगी तो आप फार्माकोलॉजी के इफेक्ट्स को अच्छे समझ सकेंगे, पैथोलॉजी को अच्छे समझ सकेंगे। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। फिर के बाद कि आपको एस्ट्रोजेंस के इफेक्ट्स पता हों। अच्छा, अब हम एस्ट्रोजेंस के इफेक्ट्स देखते हैं डिफरेंट एजेस में। सबसे पहले आपको मैं जेनेटेलिया की डेवलपमेंट के बारे में बताता हूँ। देखो, बेसिकली ये होता है कि इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर, यानी जब फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है तो शुरू में सारे फीटस देखने से फीमेल ही होते हैं। ठीक है, जेनेटेलिया जो होता है वो फीमेल ही चल रहा होता है। हाँ, अगर जो जेनेटिक्स होती है उसमें आपको पता है ना, एक्स वाई, मेल्स का क्या होता है एक्स वाई। अगर वाई क्रोमोसोम हो तो वाई क्रोमोसोम का, ये अगर मैं क्रोमोसोम बनाऊँ, इसके शॉर्ट हेड पे लगी होती है SRY। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनिंग फैक्टर को इस तरह करके होती है। खैर, अगर तो ये इस तरह की चीज़ मौजूद होंगी तो वो जेनेटेलिया को कन्वर्ट कर देंगी मेल जेनेटेलिया में। ठीक हो के बाद अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो वो जेनेटेलिया खुद ब खुद फीमेल जेनेटेलिया बन जाएगा। ओके हो गई बात। तो कहने का मतलब ये कि फीमेल जेनेटेलिया जो है वो खुद ब खुद बनता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि एस्ट्रोजेंस बहुत ज़रूरी है फीमेल जेनेटेलिया की डेवलपमेंट के लिए, नहीं, वो खुद ब खुद बन। टेस्टोस्टेरोन का ना होना ज़रूरी है फीमेल जेनेटेलिया की डेवलपमेंट के लिए। ठीक हो के बाद, तो फीटस का फीमेल जेनेटेलिया हो इसके लिए टेस्टोस्टेरोन का ना होना ज़रूरी है, ना कि एस्ट्रोजन का ज़्यादा होना ज़रूरी है। ओके के बाद, अच्छा जी, ये तो हो गया इंट्रायूट्राइन लाइफ में। अब जब बेबी पैदा हो गया, अब फीमेल का जो डेवलपमेंट है ज़ाहिर बात है बड़ी हो रही है वो एज में, तो आहिस्ते आहिस्ते जेनेटेलिया जो उसने डेवलप होना है, क्लिटोरस का साइज़ बड़ा होगा और वजाना की सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है डेवलप होंगी। तो इस डेवलपमेंट के अंदर एस्ट्रोजेंस का रोल है। ओके के बाद, अगर ये सारे अच्छे अच्छे एस्ट्रोजन होंगे तो सारी प्रॉपर डेवलपमेंट होती चली जाएगी। वो करें ग्रोथ ऑफ जेनेटल स्ट्रक्चर्स, वजाइना, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स, ये सारा कुछ जो है चाइल्डहुड के दौरान डेवलप होगा। फिर इसी तरह प्यूबर्टी के पास आके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपको पता है कि फैट की डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाती है, हिप रीजन में ज़्यादा हो जाती है। वो सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी एस्ट्रोजन्स डेवलप करवाएंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, ये कुछ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए। अब कुछ और भी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर। ठीक है, के बाद इस तरह डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर। अभी जो हेयर की डेवलपमेंट हो रही है ये तो फीमेल्स में भी होती है, मेल्स में भी होती है। ये वाला काम एंड्रोजन्स करवाते हैं। फीमेल के अंदर भी ये हेयर की डेवलपमेंट जो है ये एंड्रोजन्स ही करवाते हैं। आप कहेंगे फीमेल में कौन से टेस्टिस लगे हुए हैं, तो भाई फीमेल्स की जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ ना कुछ टेस्टोस्टेरोन तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, मैंने आपको पहले बताया था। तो फीमेल्स के अंदर भी ये वाला जो करतूत है ना, ये भाईजान एंड्रोजन्स ही करवा रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन ही करवा रहा है। ओके ओके बात। अच्छा, अब जो हाइट इंक्रीज़ है और इस तरह की चीज़ें हैं उसके अंदर एस्ट्रोजन्स का रोल है। ओके, अच्छा, अब आगे एक और बात कर रहे हैं। अब वो थोड़े बहुत है ना आपको मेटाबॉलिक इफेक्ट्स बताने की तरफ आ गए हैं कि प्रोटीन लेवल्स पे इसका इफेक्ट होता है। इसी तरह से बोन रिजॉर्प्शन को कम करते हैं एस्ट्रोजन्स, यानी कि हड्डियों को मजबूत करने में रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंटली बड़े अच्छे हैं, ग्रोथ करवाते हैं, हड्डियों को मजबूत करने में रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनके लेवल्स को बढ़ाते हैं। आपको पता है गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सी होती है, HDL, तो HDL के लेवल्स को इंक्रीज़ करते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सी होती है, LDL, तो LDL के लेवल्स को डिक्रीज़ करते हैं। ओवरऑल जो ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स को भी इंक्रीज़ करते हैं। तो ये भी सारे एस्ट्रोजन्स के इफेक्ट्स आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जनाब वाली कॉन्टीन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन्स, यानी अगर एस्ट्रोजन्स को कॉन्टीन्यूसली आप एडमिनिस्टर करी जाएंगे, खासतौर पर अगर प्रोजेस्टेरोन के साथ करें तो क्या होगा। मैंने पहले बताया एस्ट्रोजन्स का नेगेटिव फीडबैक होता है LH और FSH वगैरह पे। तो सारी बात है, अगर एस्ट्रोजन्स को रिलीज़ करते रहेंगे तो वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा कि आप LH और FSH प्रोड्यूस ना करें। तो कॉन्टीन्यूसली एडमिनिस्टर करेंगे तो वो इनहिबिट कर देगा गोनेडोट्रोपिन्स को फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके बाद लो जी, अब एक और मजे की बात सुनो। एस्ट्रोजन्स जो होते हैं वो ब्लड की कोआगुलेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। बेसिकली होता ये है कि एस्ट्रोजन्स का लिवर पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है। ठीक है, अब लिवर के अंदर जब जाता है तो ये आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। आपको पता है ना, लिवर क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं एस्ट्रोजन। इसी वजह से ब्लड क्लॉट वगैरह इन चीज़ों के चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं एस्ट्रोजन्स की वजह से। ओके हो गया। अब एक मज़े की बात यह है कि अगर किसी को लिवर सिरोसिस हुआ हुआ है, अब समझ लो एक मेल है, उस मेल को लिवर सिरोसिस हुआ हुआ है। अब मेल्स के अंदर भी थोड़ी बहुत ही क्वांटिटीज ऑफ एस्ट्रोजन तो होती है ना, क्योंकि मैंने बताया था टेस्टोस्टेरोन भी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है। अब जब मेल में लिवर सिरोसिस हुआ होगा
तो लिवर का काम एस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज करना भी होता है, यानी एस्ट्रोजन को तोड़ना भी लिवर का ही काम था, ठीक है। अगर लिवर हो गया ख़राब तो एस्ट्रोजन टूटेंगी नहीं, और अगर एस्ट्रोजन नहीं टूटेंगी तो मेल के अंदर एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, और एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से उसकी थोड़ी बहुत ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। तो सिरोसिस कैन कॉज, ये बात भी मिनी कार्डियो ने लिखी है, मैं वैसे आपको कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ कि सिरोसिस कैन कॉज गायनेकोमेस्टिया इन मेल्स बिकॉज द एस्ट्रोजन लेवल विल बी इंक्रीज्ड। ओके बात। अच्छा, ब्लड कोएगुलेबिलिटी की किस तरह से बढ़ती है वो भी मैंने थोड़ी बहुत बात आपको बता दी। एक और बात, एलएच सर्च किस तरह डेवलप होती है वो मैंने आपको बता दिया। अब एक और मजे की बात ये है कि हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर देखा था कि एस्ट्रोजन जो होती हैं वो सिक्रीटरी फेज में इन्वॉल्व हैं, प्रोलिफरेशन सॉरी ये फॉलिकुलर फेज में इन्वॉल्व हैं, प्रोलिफरेशन करवा रही हैं, ठीक है। तो एक और काम ये भी है कि एस्ट्रोजन होती हैं वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्स को इंक्रीज़ करती हैं। बेसिकली बात ये होती है कि जो एंडोमेट्रियम है ना वो खुद से ग्लूकोज वगैरह इतनी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, या बेसिकली बेबी कंसीव करने के लिए हमें चाहिए होता है एक ऐसा एंडोमेट्रियम जिसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्स हों, ग्लाइकोजन ज़्यादा स्टोर हुई हो। ये काम भी एस्ट्रोजन बखूबी करवा लेता है। तो मेनोपॉज के पास जब एस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो एस्ट्रोजन लेवल कम होने का ये भी एक इफेक्ट होता है कि एंडोमेट्रियम में ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। ओके होगी बात, ऑल राइट। ये बात भी मिनी कार्डियो में लिखी हुई थी। अब मैं आखिरी बात बताने लगा जो कि मिनी कार्डियो में नहीं लिखी हुई, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दोनों के बारे में, एस्ट्रोजन के बारे में भी है और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में भी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोलैक्टिन लेवल्स को बढ़ाते हैं, इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, ठीक होगी बात। प्रोलैक्टिन के लेवल्स को बढ़ाते हैं, ब्रेस्ट को डेवलप करवाते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जब तक बेबी डिलीवर नहीं होता तब तक ब्रेस्ट से मिल्क निकलना शुरू नहीं होता, ठीक है, लैक्टेशन नहीं होती। तो ये क्या बात हुई, प्रोलैक्टिन का काम होता है लैक्टेशन करवाना, और एस्ट्रोजन वगैरह प्रोलैक्टिन को बढ़ा भी रहे हैं, तो लैक्टेशन क्यों नहीं हो रही। एस्ट्रोजन ही होता है जो कि प्रोलैक्टिन के कुछ रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देता है। तो प्रोलैक्टिन बेसिकली ब्रेस्ट के एल्वेलाई पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन पर जब प्रोलैक्टिन लगता है ना तो मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं उन रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देते हैं ताकि प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन ना करवा सके। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोलैक्टिन के लेवल्स को इंक्रीज़ करते हैं ताकि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती रहे, लेकिन प्रोलैक्टिन को अपना मिल्क प्रोडक्शन वाला काम नहीं करने देते ताकि डिलीवरी तक मिल्क प्रोडक्शन ना हो। जैसे डिलीवरी होती है, प्लेसेंटा वगैरह रिमूव हो गया, प्लेसेंटा रिमूव होगा तो क्या होगा, एस्ट्रोजन के लेवल्स डाउन जाएंगे, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स डाउन जाएंगे। जैसे ये लेवल्स डाउन जाएंगे तो प्रोलैक्टिन अपने मिल्क प्रोड्यूसिंग रिसेप्टर्स पे एक्शन करना शुरू कर देगा और मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ओके बात। तो प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, लेकिन प्रोलैक्टिन के मिल्क प्रोड्यूसिंग इफेक्ट्स को इनहिबिट करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो कि ऑल्दो यहाँ पे नहीं बताई हुई, लेकिन मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं एस्ट्रोजन के क्लिनिकल यूजेस पे। बीइंग डॉक्टर इस चीज़ से आपको ज़्यादा वास्ता होना चाहिए कि क्लिनिकल यूज़ क्या है। सबसे पहले हाइपोगोनेडिज्म इन यंग फीमेल, अगर कोई यंग फीमेल है जिनके अंदर नेचुरली एस्ट्रोजन कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम उनको एस्ट्रोजन का टीके लगा देंगे ताकि कुछ बेहतरी आ जाए। दूसरा यूज़ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मैंने आपको बताया था मेनोपॉज के पास जाके भी ये की जा सकती है, और उसके अलावा अगर किसी की ओवरीज को सर्जिकली रिमूव किया है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ गया है, प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर आ गया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम एस्ट्रोजन दे सकते हैं। चौथा यूज़ मैंने आपको बताया था कि ये बोन्स को मजबूत करने में रोल प्ले करता है, तो ये बोन लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ओल्ड एज में बॉडी एस्ट्रोजन कम प्रोड्यूस कर रही है, ऑस्टियोप्रोसिस स्टार्ट हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, एस्ट्रोजन दे दें ताकि ऑस्टियोप्रोसिस वगैरह ना हो। और चौथी चीज़ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इसके अंदर भी एस्ट्रोजन एक कंपोनेंट हो सकता है। वैसे ये देखो जो फीमेल ग्रोनल हार्मोन है ना, इनकी दो मेन सबसे मेन चीज़ें हैं। एक चीज़ है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, सब बहुत मेन चीज़ है, और दूसरी चीज़ है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक होगी बात, दोनों की बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, दूसरी है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में मेन जो हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजेंस। कभी कभी हम साथ प्रोजेस्टेरॉन मिला के भी दे देते हैं, लेकिन मेन काम किसका है, एस्ट्रोजेंस। वेरी सिमिलरली कॉन्ट्रासेप्टिव्स में जो मेन हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। कभी कभी हम साथ एस्ट्रोजन भी मिला कर देते हैं, लेकिन मेन कौन है, प्रोजेस्टेरॉन। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेनली प्रोजेस्टेरॉन है और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में मेनली एस्ट्रोजन है। ओके के बाद ये बात अपने तरह ये जहन में बिठा लें, बड़ी ज़रूरी बात थी ये। आ जाओ जी एस्ट्रोजेंस की टॉक्सिसिटी की तरफ। अगर आपने ज़्यादातर इफेक्ट्स के ऊपर ज़रा ध्यान दिया है तो टॉक्सिसिटी समझना आपके लिए आसान होगा। एक तो बात ये है, ग्रोथ में आपको बताता है एस्ट्रोजेंस करवाते हैं। मज़े की बात बताऊँ, इंटरेस्टिंग बात है
इवन मेल्स के अंदर भी जो ग्रोथ हो रही है ना, उस ग्रोथ में एस्ट्रोजन का रोल होता है। जिस तरह फीमेल्स के अंदर एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर में टेस्टोस्टेरोन का रोल था ना, इसी तरह मेल्स के अंदर ग्रोथ में एस्ट्रोजन का रोल है। ओके बात। खैर एनीवेज़ आगे चलते हैं। तो बात बेसिकली ये हो रही थी कि हमारी जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ होते हुए हड्डियाँ का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हड्डियाँ आपकी इस तरह की होती हैं कि अगर ये है ना आपकी एक लॉन्ग बोन, ठीक है, तो ये सारा एरिया जो है ना, ये तो समझ लो आपके पास कैल्सिफिकेशन हो गई है। ये सारा एरिया भी पक्का है, पक्का पीठा, ठीक हो गया, ये भी सारा पक्का पीठा है। तो अब आप देख सकते हैं कि दरमियान में थोड़ा सा एरिया जो है ना ये रह गया है। तो ये जब तक ये मीट नहीं होगा ना, बोन की ग्रोथ होती चली जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सी और एक्सपेंशन होगी, थोड़ी और कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, थोड़ी और हड्डी लंबी हो जाएगी, ये होती चली जाएगी। एक वक्त आएगा कि अगर ये सारा एरिया मीट कर गया ऐसे, बस अब हड्डी में ग्रोथ रीजन ख़त्म हो गया, अब हड्डी की ग्रोथ मज़ीद नहीं हो सकती। तो इसको हम कहते हैं कि एपिफाइसिस जब मीट कर जाते हैं ना, तो मज़ीद ग्रोथ नहीं हो सकती। तो अगर आपने किसी को, अब यंग गर्ल थी, हमने देखा उसमें एस्ट्रोजन कम है, हमने एस्ट्रोजन के टीके लगा दिए। एस्ट्रोजन के टीके लगाने की वजह से एकदम बच्ची की ना ग्रोथ बड़ी अच्छी हो गई। आप कहते हैं वाह जी वाह, 8 साल की बच्ची है, लगती तो 10 साल की है, ठीक, एकदम बड़ी अच्छी होगी ग्रोथ। लेकिन 1 साल बाद उसकी ग्रोथ ज़ीरो, मज़ीद बढ़ना ही छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि एस्ट्रोजन ज़्यादा लगाए गए हैं। तो शुरू में एस्ट्रोजन लगाने की वजह से तेज़ी से बढ़ी, लेकिन फिर हुआ ये कि एस्ट्रोजन की वजह से एपिफाइसिस जल्दी मीट कर गए। तो ऑल्दो अभी लग तो रहा है कि वो ग्रोइंग एज में है लड़की, लेकिन उसके एपिफाइसिस मीट हो चुके हैं, वो मज़ीद ग्रो नहीं करेगी। तो एक टॉक्सिसिटी ये हो गई कि मज़ीद ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है। दूसरी टॉक्सिसिटी ये हो गई कि एंडोमेट्रियल कैंसर कॉज करता है, क्योंकि आपको पता है प्रोलिफरेशन करवा रहा था एंडोमेट्रियम की। तो अगर आप एस्ट्रोजन के टीके लगाई जाओगे तो वो एंडोमेट्रियल कैंसर कॉज कर सकता है। तीसरा, चूँकि क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह बढ़ाए थे इसने, इस वजह से कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हो गए, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो गए, इस तरह की चीज़ें भी कॉज कर सकता है, ठीक है। चौथा, ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकता है एस्ट्रोजन, ठीक। डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी कौन कौन सी कह रहे हैं, वो थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स, मैंने आपको पहले कहा ये वो सारा कुछ, माइग्रेन हेडेक्स कॉज कर सकता है, ठीक। गॉल ब्लैडर डिजीज़, ये क्यों होती है बेसिकली? गॉल ब्लैडर डिजीज़ भी खासतौर पे ये जो है ना आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इसमें वो कहते हैं भी गॉल ब्लैडर डिजीज़ हो सकती है, जिसमें हम प्रोजेस्टेरॉन भी दे रहे हों और एस्ट्रोजन भी दे रहे हों। होता पता है बेसिकली क्या है? प्रोजेस्टेरॉन गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी को कम करता है, मूवमेंट को कम करता है, कॉन्ट्रैक्शंस को कम करता है। सही है कि बात? रही बात है, जब गॉल ब्लैडर कम सिक्रीशंस करेगा तो जो भी मवाद है वो गॉल ब्लैडर के अंदर जमा रहेगा, वहाँ पे स्टोन्स बनने के चांसेस हो जाएंगे। और दूसरा, एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के बढ़ने की वजह से गॉल ब्लैडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गॉल स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी को कम करता है और एस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। तो इन दोनों का किरदार होता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बनने में। ये बात भी आपको मिनी कार्ड में नहीं मिलेगी, एक मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बातें बता दी। गॉल ब्लैडर डिजीज़ हो गई हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, जैसे मैंने देखा ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है, और हाइपरटेंशन ठीक हो गया। अच्छा जी, सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स हो गए। उसके अलावा पेरिफेरल हेपेटिक इफेक्ट्स, लो जी, क्लॉटिंग फैक्टर वाले इफेक्ट्स देखे थे ना आपने। अब हम कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट मतलब लिवर के पास कम जाए एस्ट्रोजन, तो फिर आप उसको ओरली ना दो। क्या करना चाहिए फिर आपको? आप उसको किसी और रूट के थ्रू दे दो, आप उसको ट्रांसडर्मल पैच दे दो, इंजेक्शन लगा दो, या कोई और तरीका यूज़ कर लो, क्योंकि नॉर्मल तरीके में तो हमेशा क्लॉटिंग फैक्टर्स की तादाद को बढ़ाएंगे एस्ट्रोजन्स। ऑलराइट, अब एक और ड्रग है आखिर में, वो है डायएथाइल स्टिलबेस्ट्रोल, ठीक। इसको हम अब वैसे क्लिनिकली ये बहुत थोड़ा यूज़ होता है, DESB कहते हैं इसको क्लिनिकली। अब इसका यूज़ बहुत कम हो गया है, ठीक। पहले ज़्यादा यूज़ होता था। क्या यूज़ होता है इसको? पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव को तो अभी भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह इसके कुछ और यूजेस भी हैं, सही। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है, कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो इसको गलत इस्तेमाल करती हैं। उनको ये लगता है कि इसके इस्तेमाल से उनकी प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, यानी उनको होता है कि कहीं प्रेगनेंसी लूज़ ना हो जाए, तो वो प्रेगनेंसी को बचाने के लिए DES खाना शुरू हो जाती हैं। अब DES के खाने से होता क्या है? अगर उनके यूट्रस के अंदर एक फ़ीमेल फीटस डेवलप हो रहा है, उस फीमेल फीटस के अंदर प्रॉब्लम ला देंगे। तो अगर मदर प्रेगनेंसी के दौरान DES खा रही है, तो उसकी यूट्रस में मौजूद फ़ीमेल फीटस का जो वजाइना है, उसकी जो एपिथीलियम है, वो बाज़ औक़ात सही से डेवलप नहीं हो पाती। यानी असूली तो होता ही है, शुरू में कॉलोनर होती है एपिथीलियम, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता स्क्वामस होना शुरू हो जाती है। तो DES की वजह से बाज़ औक़ात एपिथीलियम पूरी तरह से स्क्वामस नहीं हो पाती, कुछ कुछ जगहों पे कॉलोनर एपिथीलियम के पैचेस रह जाते हैं, ठीक। अब ये जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसीज भी हो सकते हैं, वेजाइनल एडिनोकार्सिनोमा भी हो सकता है, और उक्का ही इनफर्टिलिटी भी हो सकती है।
तो जो ख़वातीन प्रेगनेंसी के दौरान DES खाती हैं उन ख़वातीन के जो फीमेल फीटस हैं उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। ऑलराइट, यहाँ पे एस्ट्रोजन्स होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्रोजेस्टेंस। अब जिस तरह एस्ट्रोजन में मैंने 3 नाम बताए थे आपको, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन, एस्ट्रायोल, इसी तरह से प्रोजेस्टेंस भी एक ब्रॉडर टर्म है। इसके अंदर पे जो मेन कॉम्पोनेंट है इसका वो है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन इज़ अ मेजर ह्यूमन प्रोजेस्टेंट और ये भी आपके पास हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ हो सकता है और कॉन्ट्रासेप्टिव्स में इस्तेमाल हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया था कॉन्ट्रासेप्टिव में मेन चीज़ प्रोजेस्टेरॉन है, लेकिन एस्ट्रोजन भी दे सकते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में मेन चीज़ एस्ट्रोजन है, लेकिन एस्ट्रोजन के साथ मिला के हम प्रोजेस्टेरॉन को भी दे सकते हैं। वो क्यों देते हैं? अकेले एस्ट्रोजन मैंने बताया था ना एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस बढ़ा जाता है, तो अगर साथ प्रोजेस्टेरॉन मिला के दे दें तो एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। सही। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, व्हाट इज द रैशनेल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी? तो आंसर इज टू अवॉइड या टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। ओके होगी बात। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ छोटे बहुत उन्होंने नाम बताए हुए हैं आपको। एक सिंथेटिक प्रोजेस्टिन है मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, ये इसका एक इंजेक्शन भी होता है जो कि 3 महीने तक इफेक्टिव होता है। ठीक है, 3 महीने तक कॉन्ट्रासेप्शन रखता है, यानी कि बेबी प्रोड्यूस कंसीव नहीं करती फीमेल। ओके ओके बात। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ, वैसे एक मैंने आपको क्लिनिकल बात बता दी है। अच्छा, मैं आपको इसलिए बता दूँ यहाँ पर लिखा हुआ ताकि अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लें आप। अच्छा जी, सिंथेटिक प्रोजेस्टेंस हो गए। फिर उसके अलावा वो कह रहे हैं कि प्रोजेस्टेंस के अंदर थोड़े बहुत एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स भी बहरहाल कभी कभी होते हैं। जो पुराने प्रोजेस्टेंस हैं उनमें एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स ज़्यादा थे, नए वालों में कम है। पुराने कौन से हैं? एल नॉरजेस्ट्रिन, नॉरएथिंड्रोन। नए वाले कौन से हैं? डेसोजेस्ट्रिल और नॉरजेस्टिमेट। ये तो मुझे लगता है एस्टिमेट की तरह नाम लिखा हुआ है उन्होंने, नॉरजेस्टिमेट। ठीक है, इतना नॉरजेस्ट्रिल तो थोड़ा देसी जेस्ट्रिल भी हो जाए, तो वो कहते हैं जी डेसोजेस्ट्रिल। तो मतलब मैं नाम याद करना थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ आपके लिए, वैसे तो मुश्किल ही चीज़ है। तो जिस तरह नॉरजेस्ट्रिल है तो थोड़ा देसी हो जाए तो डेसोजेस्ट्रिल। ठीक है, और फिर हमने कहा नॉर का एस्टिमेट तो लगाओ तो वो नॉरजेस्टिमेट बन गया। ओके ओके बात। तो ये नॉरजेस्ट्रिल से ही दोनों न्यूअर प्रोजेस्टेंस निकले हैं। याद करने के लिए कह रहा हूँ, वैसे मैं ये नहीं कर रहा कि इसी वजह से ड्राइव हुए हैं। ऑलराइट, अब हम आते हैं प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट की तरफ। एक तो इसका इफेक्ट जिस तरह से हमने कहा था कि एस्ट्रोजन का इफेक्ट होता है प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेशन करवाना, तो इसी तरह से प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट होता है इसके अंदर ब्लड वेसल्स को डेवलप करवाना, ग्लैंड्स को डेवलप करवाना, यानी कि उसी मोरलेस उसी साइज़ में बहुत हाइपरप्लेजिया नहीं करवाता प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन ज़्यादा बेहतर डेवलप करता है। उसके अंदर स्पायरल आर्टरीज को डेवलप करवाता है और उसको बेसिकली कंसेप्शन के लिए तैयार करता है एंडोमेट्रियम को। ठीक हुई बात। तो प्रोजेस्टेरॉन का एक तो ये काम होगा, सिक्रीटरी चेंजेस हो गई। फिर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी का जो पहला ट्राइमेस्टर है ऑलमोस्ट, या कह लो पहला ट्राइमेस्टर ही कह लो, उसमें कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता रहता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करना शुरू कर देता है। सही होगी बात। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो भी चेंज होता रहता है। शुरू में कॉर्पस ल्यूटियम होता है और उसके बाद प्लेसेंटा होता है, और प्लेसेंटा से जो एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है उसका मेनली काम क्या होता है कि वो प्रेगनेंसी को मेंटेन किए रखे, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस ना हो और प्रेगनेंसी चलती रहे। ओके ओके बात। उसके अलावा डेपोजिशन ऑफ फैट वगैरह में रोल प्ले करता है। गोनेडोट्रोपिन्स को ये भी इनहिबिट करेगा जिस तरह से आपके एस्ट्रोजन ने इनहिबिट किया था। और एन ओवुलेशन बाज़ औक़ात कॉज करता है, क्योंकि आपको पता है ओवुलेशन के लिए एक LH सर्ज रिक्वायर्ड होती है। तो जब हम ढेरों ढेर प्रोजेस्टेरॉन दिए जाते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड से कहती है, ओ भाई पिट्यूटरी आजकल बहुत प्रोजेस्टेरॉन है, तुम्हें इतनी कोई जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जब पिट्यूटरी जज्बाती ही नहीं होगी, LH सर्ज ही नहीं आएगी, ओवुलेशन ही नहीं होगी। ओवुलेशन ही नहीं होगी तो कभी फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकती, चाहे फीमेल इंटरकोर्स करती रहे, स्पर्म्स एंटर होते नहीं यूट्रस में, लेकिन चूँकि कभी एग ही नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और हम कहेंगे लो जी कॉन्ट्रासेप्शन तो बड़ी अच्छी हो गई। उसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन्स जो होते हैं, अब ये बात यहाँ लिखी हुई, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, इसलिए ये ओवुलेशन के बाद का जो टाइम होता है हम कहते हैं फीमेल हीट पे है। ठीक है, तो वो बेसिकली बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ एक्चुअल में भी हुआ होता है। और दूसरा सारी बात है इंटरकोर्स की डिज़ायर इंक्रीज़ की हुई होती है और इसी टाइम में फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस वक्त ओवुलेशन हुई भी होती है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ कर रहा होता है। अगर इस वक्त इंटरकोर्स कर लिया जाए तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लिनिकल यूज़, पहले आपको मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेस्टेरॉन का यूज़ है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर यूज़ होता है और कभी कभी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में एस्ट्रोजन के साथ मिला के भी दे देते हैं ताकि एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस को कम किया जा सके। अच्छा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मेथड्स, यानी कि कुछ ऐसे मेथड हैं जिसमें हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जा सके, तो उसके अंदर भी हम लोग प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन्स दे सकते हैं। अब आ जाए प्रोजेस्टेरॉन की टॉक्सिसिटी की तरफ।
अब LDL HDL में एस्ट्रोजन तो बड़े अच्छे थे, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहे थे, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहे थे, लेकिन ये जो हैं प्रोजेस्टेरोन जो हैं ये थोड़ा बहुत बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है डिक्रीज HDL। उसके अलावा ब्लड प्रेशर को इसने भी बढ़ाया था, ब्लड प्रेशर को ये भी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और ये बोन डेंसिटी को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं, देखो जी बड़े मज़े की बात है। हमने कहा था कि जो एस्ट्रोजन होते हैं वो बोन को बचा के रखते हैं, बोन रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं। इसी वजह से ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए एस्ट्रोजन देते थे, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जो होते हैं वो बोन को बचा के रखते हैं, बोन के चौकीदार होते हैं। ऑलराइट, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जब जारी बात है प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा देंगे तो प्रोजेस्टेरोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, जाके कहेगा भाई इतनी शोखे ना हो, इतना LH और FSH ना बनाओ। जब LH और FSH नहीं बनेगा तो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, और जब एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम होगी यानी कि हड्डी के चौकीदार कम होंगे तो बोन रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी। तो प्रोजेस्टेरोन डायरेक्टली बोन को डैमेज नहीं करते, लेकिन चूंकि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को कम कर देते हैं इसलिए बोन डैमेज होती है। सही होगी बात। अब यहाँ पे कॉबा जेन में आ गई है कि आपका रिलीज़ हो रहा होता है FSH और LH, ठीक है, यही रिलीज़ हो जाते हैं ना। इसमें से FSH मेनली एस्ट्रोजन्स को प्रमोट करता है, और आप कह सकते हैं LH जो थे प्रोजेस्टेरोन को, लेकिन चाहे इसको ना भी करें। LH प्रोजेस्टेरोन को इसलिए क्योंकि LH ओव्यूलेशन करवाता है और ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन बढ़ती है, ठीक है। तो LH जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन को बढ़ाता है, क्योंकि आपको पता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा तो फॉलिकल स्टिमुलेट होंगी और ये फॉलिकल्स एस्ट्रोजन को रिलीज़ करेंगी। तो हुआ बेसिकली ये कि जब हम प्रोजेस्टेरोन की गोलियां देते हैं तो प्रोजेस्टेरोन ना सिर्फ LH को इनहिबिट करता है बल्कि FSH को भी इनहिबिट कर देता है। सारी बात है, पूरी पिट्यूटरी को इनहिबिट कर रहा है ना, तो FSH भी कम बनेगा, एस्ट्रोजन भी कम बनेगा। तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ाने से एस्ट्रोजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों बेचारों का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा एक और बात भी कह रहे हैं कि कई दफ़ा ये होता है कि प्रोजेस्टेरोन छोड़ देने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा ओव्यूलेशन नहीं होती, तो ये तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। ओवरऑल इसका कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या रोल है, काफ़ी मैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में आपको नॉलेज दे चुका हूँ, लेकिन इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे हम इसको पार्ट 2 के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।